नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराने का आपको वक्त हो गया है। सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो एक बार फिर बेइज्जत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। ब्रिक्स समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान सबके सामने बेनकाब हो गया। सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की तो पाकिस्तान को मैसेज भी दे दिया कि टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। पहले ईरान इजराइल की जंग में उसने ईरान को धोखा दिया और अब खबर आ रही है कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए चीन को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो अपडेट हमारे पास आ रही है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने चीन को पहले धोखा दिया, अमेरिका के दबाव में अब पाकिस्तान आ गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान ने J-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया है। चीन के रक्षा सौदों को बढ़ावा देने के लिए खबर प्लांट की गई है, ऐसा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। विमानों की एक डील पर 50% की छूट देने को भी तैयार था चीन। ब्रिक्स ने पाकिस्तान की ईंट बजा दी। ब्रिक्स कॉपरेशन है जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ ऑफ अफ्रीका है। अगर हम इनको देखें, इन्होंने कंडेम किया है पहलगाम केस को, क्यों वहां पर जो कम्युनिटी या जो लोग 21 लोग मारे गए, 21 जाने गई, उस पर कंडेम किया है और मैं भी कंडेम करता हूं। आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। कंगाल पाकिस्तान को सताने लगा है भारत में जंग का खतरा। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था। अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। ब्रिक्स समिट ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ब्रिक्स समिट में पहलगाम अटैक की निंदा की गई और मिर्ची सीधे पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तान को लगा था कि चाइना के रहते पहलगाम की चर्चा नहीं होगी, पाकिस्तान के आतंकवाद पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मुनीर और शहबाज की सारी प्लानिंग फेल हो गई। न सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र हुआ, बल्कि अमेरिका को भी भारत ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया। जो ब्रिक्स है उसका जो एक एलामिया जारी हुआ, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस का जो अटैक था उसको कंडेम किया गया है। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है? चाइना, रशिया और माइट बी पॉसिबल इंडिया का भी रोल हो इसमें। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत डिफेंस का इशू हो या इकोनॉमी का, इस पर लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री 9 दिन में 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि इन दौरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान पहले दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों पर डिपेंड था, अब वही भारत अपने हथियार दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है और गौरदा जो आर्टिलरी गन्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी होनी इंडिया के अंदर हो रही है। R&D भी काम हो रहा है, कोड डेवलपमेंट भी करना चाहता है। और ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो समझते हैं कि हमें इसकी मार्केट करनी चाहिए। सो व्हाट एवर वी कुड सेल, हमें उसकी मार्केट करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ को वो जिसे कहते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर दैट, कि हमें इसकी मार्केट करें, जितनी ज़्यादा हम मार्केट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इट विल टेक देम सम टाइम, वक्त तो लगता है इसमें मार्केटिंग करने में और चीज़ें करने में, लेकिन वो आज शुरू होंगे तो आगे बात चलेगी ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ हो गया है कि पाकिस्तान अकेले अपने दम पर 2 दिन भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मौलाना मुनीर अपने अवाम के सामने लगातार झूठ परोस रहा है कि चीन ने या तुर्की ने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ क्या और क्यों 3 दिन में ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने गुहार लगाने लगा। उनके पास चाइना एक बेटर ऑप्शन के तौर पे आया।
जो पाकिस्तान मांगता है वो दे देता है, चलो पैसे भी नहीं होते कि चलो यार कुछ दे दो, कुछ बाद में कर देना, जैसे किया जाता है। तो वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल एक बेहतर पोजीशन बन गई। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान से काफी आगे, S-400 सिस्टम उनके पास है, राफाल उनके पास है, फिर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक क्लियर डिफरेंस रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन इकोनॉमी जबरदस्त, यानी तकरीबन $700 बिलियन के रिजर्व्स रखता है। हमारे पास 12 से 13 अरब, मुश्किल से वो भी अगर उसका एक्चुअली हम उसका खुलासा करें तो वो पैसे हमारे अपने हैं भी नहीं, वो इधर उधर के पैसे हैं, अपने पैसे हमारे नहीं हैं। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें हिंदुस्तान को एक एज है और एज रहा है। भारत की जीडीपी पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा अधिक है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है तो पाकिस्तान की रैंकिंग 50 के करीब है। भारत में हर साल करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं तो पाकिस्तान में 44% लोगों के 2 वक्त के खाने की रोटी के लाले हैं। इसके बावजूद हथियार की सनक में पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा मुनीर की आर्मी के पास चला जाता है और पाकिस्तान की आवाम की बदहाली हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मोदी के 5 देशों के दौरे की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के पीछे चलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, इसके लिए वो चाइना का भी साथ छोड़ने को तैयार है। मुनीर को ट्रंप के गुड लिस्ट में जगह चाहिए। यही वजह है कि जैसे मुनीर अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा, तुरंत शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब मुनीर के खिलाफ है। उसे चीन की तुलना में अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं चलता, जिस तरह उसने 65 में हमें धोखा दिया, 71 में धोखा दिया, तो हमें एटलीस्ट चाइना के साथ वो हमारा एक लॉयल फ्रेंड है, तो हमारे लिए ये कोई मसला नहीं है। तो रही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात, तो वो तो 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम टाइम खींचते जाएं और इस मुल्क पे मुसल्लत रहें, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये तो बड़ी एक कह लें कि बुज़दिलाना हरकत है कि जहाँ पर दूसरा मुल्क फुल तैयारियों में बैठा हुआ है, वो हर एक चीज़ के ऊपर नजर चील की निगाह से कह लें कि हर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इतने रिलैक्स फिर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है इस बार अच्छा खासा जवाब दिया तो अगली बार भी दे ही देंगे। ब्रिक्स समिट में सीधे सीधे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड अब दुनिया को मंजूर नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बता दी। अब अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता है, दहशतगर्दों का सपोर्ट जारी रखता है, तो इस बार उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि 4 देश क्या 40 देश मिलकर भी पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। पटना के हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर मिस्ट्री पुलिस ने सॉल्व कर ली है। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस अब मास्टरमाइंड तक जा पहुंची है। तो सवाल यही है कि आखिर खेमका की हत्या क्यों की गई। हम आपको बताएंगे इसका मास्टरमाइंड कौन था। खेमका की हत्या करने वाला जो शूटर हायर हुआ था उमेश, वो कौन है, ये भी आपको डिटेल हम अपनी रिपोर्ट में देंगे। कैसे मास्टरमाइंड अशोक साव ने सुपारी दी और क्यों दी, और जेल में बंद किस गैंगस्टर ने सुपारी ली थी इस मर्डर के लिए। पटना पुलिस ने कैसे और किन सबूतों के आधार पर इस केस को सॉल्व करने का दावा किया, इसका खुलासा होगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है वो भी आपको दे दें। जो जानकारी हमें मिल रही है कि थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। डीजीपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे और शाम 5 बजे डीजीपी विनय कुमार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खेमका मर्डर केस की ये जो गुत्थी सॉल्व की है उसको लेकर तमाम जानकारियां दी जाएंगी। बिहार में यूपी का क्राइम कंट्रोल मॉडल लागू हो चुका है। खतरनाक क्रिमिनल्स का ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका मर्डर कांड के आरोपी विकास उर्फ राजा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दरअसल कल ही पुलिस ने खेमका मर्डर के मेन शूटर उमेश यादव को अरेस्ट किया था।
पूछताछ में उमेश ने कबूला था शूटर को मर्डर वेपन विकास उर्फ राजा ने सप्लाई किया था। राजा को पकड़ने के लिए पुलिस जब उसके घर पहुंची तो राजा घर से 2 किलोमीटर दूर ईंट के भट्ठे में जाकर छिप गया। पुलिस पीछा करते हुए पहुंची तो विकास ने पुलिस पर फायर कर दिया और जवाबी गोलीबारी में ढेर हो गया। देखिए यहाँ एक ईंटे पर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये पुलिस ने वो इनकाउंटर साइट को चिन्हित किया है। ये बी, यहाँ पर ई नजर आ रहा है, ये सी, यहाँ देखिए ये ई, ये सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हैं, ये जगह जो है जहाँ पर पुलिस के साथ राजा की मुठभेड़ हुई है। तो ऐसी जगह जहाँ पर वो छिपा हुआ था इसी जगह पर यहाँ पर हुई है। ये देखिए पूरा एक लाइन यहाँ पर पुलिस ने घेर रखी है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये पूरी जो लाइनिंग है यहाँ से आगे बढ़ती है और इसी हिस्से में यहाँ पर पुलिस पर जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उसके साथ मुठभेड़ हुई है। तो वो जगह जहाँ पर हथियार सप्लाई करने वाला राजा उर्फ विकास मारा गया और इसके बारे में ये जानकारी मिली थी कि उमेश जब गिरफ्तार हुआ था तो उससे पता चला था कि उमेश को हथियार जो है राजा ने मुहैया कराया था। और ये पूरा इलाका जिस तरह का है यहाँ पर अपराधियों के लिए छिपना जाहिर है काफी आसान रहा होगा। पटना पुलिस ने खेमका मर्डर कांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक खेमका के विरोधी बिल्डर अशोक साव ही मर्डर कांड का मास्टरमाइंड है। अशोक साव ने ही खेमका के मर्डर के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। बिल्डर अशोक साव को उदयगिरी अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि गोपाल खेमका की हत्या के बाद शूटर उमेश यादव सीधे अशोक साव से मिलने उसके फ्लैट पर भी गया था। अशोक इसी उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता था। यहाँ पिछले करीब 3 साल से वो रेंट पर रह रहा था और इससे पहले इसी इलाके में एक दूसरे मकान में रह रहा था। अकेले रह रहा था। करीब 20 साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। 2 बेटियां हैं उसकी और एक बेटी की शादी हो चुकी है। पुलिस को ये जानकारी मिली कि अशोक ही गोपाल खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। शूटर उमेश को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उससे पुलिस को ये जानकारी मिली कि उमेश उदयगिरी अपार्टमेंट में हत्या के बाद भी पहुंचा था और अशोक साव ही वो व्यक्ति है जिसने उसे सुपारी दी थी। अशोक साव इसी अपार्टमेंट के साउथ ब्लॉक में रहता है, फ्लैट नंबर 601 में, और वो अकेले रहता है, इसलिए फ्लैट के लोगों से बहुत करीबी उसके कोई रिश्ते नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला कि खेमका की हत्या कारोबारी रंजिश के चलते हुई। पटना पुलिस ने खेमका मर्डर कांड की सारी कड़ियां जोड़ी, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले पटना की बेऊर जेल में गैंगस्टर अजय वर्मा तक पहुंची। पुलिस ने अजय से सवाल जवाब किए तो मर्डर का पूरा केस खुल गया। अशोक साव ने गैंगस्टर अजय वर्मा को ही खेमका के मर्डर के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अजय वर्मा ने ही शूटर उमेश को हायर किया और प्लान के तहत खुद जेल चला गया। अजय ने शूटर उमेश से 3.5 लाख में मर्डर की डील की थी, जिनमें से 1 लाख एडवांस दे दिए गए थे। मर्डर केस का शूटर उमेश यादव दिल्ली में नाम बदल कर रहता था। मर्डर के लिए ही उमेश यादव दिल्ली से पटना गया था और मर्डर के वक्त उमेश के साथ 2 और लोग भी आसपास ही थे। उमेश खुद खेमका के घर के बाहर छिपा था। वहीं एक खबरी खेमका के बांकीपुर क्लब के बाहर था। खेमका जब बांकीपुर क्लब से घर के लिए निकले, खबरी ने शूटर को सूचना दी और घर के बाहर पहुंचने पर खेमका को शूटर उमेश ने सीधे सिर पर गोली मार दी। पटना पुलिस ने खेमका मर्डर में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस भी रिकवर कर लिया है। वारदात के वक्त उमेश ने जो कपड़े पहने थे वो भी बरामद हो चुके हैं। उमेश के पास से सुपारी के एडवांस पैसे भी मिले हैं। उमेश ने मर्डर में इस्तेमाल बाइक के नंबर मिटा दिए थे। गोपाल खेमका बिहार के बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे। वो बीजेपी से भी जुड़े थे। अब पुलिस ने खेमका मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। 4 जुलाई की रात को खेमका का मर्डर किया गया। 7 जुलाई को पुलिस ने शूटर उमेश को अरेस्ट किया। 8 जुलाई को शूटर के आर्म सप्लायर राजा उर्फ विकास का एनकाउंटर हो गया।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसका जवाब पिछले 24 घंटे में बिहार में ताबड़तोड़ मर्डर केस दे रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में ही 10 मर्डर हो गए। अकेले पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर कर दिया गया। वहीं पटना में स्कूल संचालक की हत्या, मुजफ्फरपुर में इंजीनियर का मर्डर, वहीं नालंदा में डबल मर्डर कांड तो गोपालगंज में महिला की हत्या कर दी गई। बिहार में विधानसभा चुनाव में केवल कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से क्राइम और क्रिमिनल अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, उससे नीतीश और उनकी सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में सरकार को पता है कि चुनाव में जाने से पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे जरूरी है, जिसके बाद ही बिहार में यूपी का क्राइम कंट्रोल मॉडल लागू किया जा रहा है। बिहार पुलिस को क्रिमिनल से निपटने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। और मेरठ से अपराध के खिलाफ पुलिस के एक्शन की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। मेरठ में एनकाउंटर में घायल होने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश आंसू से रोने लगा और किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में उसको पुलिस ले जा रही है। अविनाश और झटका नाम है इसका, जिस पर हत्या से लेकर फिरौती मांगने तक के मामले में पुलिस को तलाश थी। सोमवार को उसे मेरठ के गंगानगर में एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया गया। उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। बदमाश झटका ने कुछ दिन पहले रियल एस्टेट कारोबारी पर फायरिंग की थी और इस घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। झटका एक शातिर अपराधी है। उस पर चोरी, डकैती, हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अविनाश और झटका के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया। घेराबंदी की गई, उसने पुलिस की टीम पे अचानक फायरिंग कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसकी पहचान अविनाश उर्फ झटका नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के बली गांव का निवासी है और ये 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ विगत 18 जून को थाना क्षेत्र गंगानगर के गंगाधाम सोसाइटी में दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग किया था। उस घटना में ये वांछित था। इसके पास से मोटरसाइकिल और एक तमंचा व कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा में अब केवल 3 दिन बचे हैं, जिसे लेकर यूपी में सरकार से लेकर प्रशासन तक तैयारियों में जुट गया है। पश्चिम यूपी में कांवड़ रूट सबसे संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में अगले 30 दिन तक इस इलाके में कांवड़ रूट पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें बनी हुई हैं। सीएम योगी ने कांवड़ रूट पर एरियल सर्वे किया। योगी ने कांवड़ रूट पर तैयारियों का भी जायजा लिया। स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान अब भी जारी है। गाजियाबाद के ढाबों पर भगवान वराह के चित्र लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित करने वाला उस्मान भी इस बीच अरेस्ट हो गया है। 3 दिन के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद पवित्र कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। करोड़ों शिव भक्त आस्था की यात्रा पर निकलना शुरू हो चुके हैं। मुहर्रम के 5 दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अगले 30 दिन शासन और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि कांवड़ रूट पर करोड़ों शिव भक्त निकलेंगे। तो एक बार फिर से योगी सरकार के लिए क्राउड मैनेजमेंट का बड़ा टेस्ट होने वाला है। पवित्र सावन महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा में कोई कमी ना हो। कांवड़ रूट पर शिव भक्तों को हर सुविधा मिले। कांवड़ रूट पर कोई रुकावट ना हो, ना ही कांवड़ियों को कोई शिकायत हो। इसके लिए यूपी सरकार कमर कस चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं। सीएम योगी ने पूरे कांवड़ रूट का एरियल सर्वे खुद किया। हर एक स्पॉट की जानकारी ली, हर सुविधा का पूरा जायजा लिया। साथ ही कांवड़ियों के लिए रूट में स्पेशल इंतजाम करने का ऑर्डर दे दिया। यूपी में पहला कांवड़ रूट हरिद्वार से शुरू होता है, जो मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, हापुड़ जिलों से मेन रूट निकलते हैं। सहारनपुर और शामली में भी बड़ी संख्या में बाबा के भक्त जाते हैं, जिनके लिए कांवड़ रूट पर स्पेशल ट्रैफिक और कैपिंग व्यवस्था की जाती है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक करोड़ों शिव भक्त जल लेकर आएंगे और जाएंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इतना ज्यादा माहौल बना दिया गया है। ऐसे में अगले 3 दिन तक यूपी सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। एक अफवाह, एक चिंगारी पूरा माहौल खराब कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए योगी की पुलिस तैयारी में जुटी है। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एआई बेस्ड कैमरों के जरिए मोबाइल से भी निगरानी की जाएगी। पश्चिमी यूपी के कांवड़ रूट ऐसे जिलों से गुजरते हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है।
ऐसे में कई अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यात्रा में एक भी अफवाह भारी पड़ सकती है। कांवड़ रूट पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, हाथरस, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे 12 जिले आते हैं। इन जिलों में 25 से 30% मुस्लिम आबादी है। इनकी संख्या करोड़ों में है। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए योगी का सिस्टम और योगी की पुलिस दोनों एक्टिव मोड में है। वहीं हिंदू संगठन भी कांवड़ रूट पर पहचान अभियान चला रहे हैं। आज गाजियाबाद में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ रूट के होटलों में हिंदू पहचान लगाई। हिंदू संगठनों ने होटल, ढाबों पर हिंदू पहचान के लिए भगवान वराह की तस्वीर लगाई। साथ ही होटल के बाहर भगवा झंडे भी फहराए। साथ ही कांवड़ियों से ऐसे ही होटलों पर भोजन पानी लेने की अपील की, जहां भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडे मौजूद हो। देखिए, हम इसलिए आए हैं गाजियाबाद में कि अपने सनातन धर्म की जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, उन पर भगवान वाराह का चित्र लगाए और भगवा ध्वज लगाए, जिससे ये संदेश जाए अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए और कांवड़ लाने वाले अपने शिव भक्तों के लिए कि आप लोग वहीं भोजन करें जहां भगवा ध्वज है। मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हुआ है और वहाँ भगवान वाराह का चित्र है। भगवान वाराह का चित्र जहाँ पर होगा वहाँ पर समझिए थूक मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, वहाँ सनातन धर्म के लोगों की ये खान पान की दुकानें हैं। कांवड़ रूट पर अभी से कुछ अराजक तत्व भी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि दूर से आने वाले कांवड़िए अभी से हरिद्वार से जल लेकर निकल चुके हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में एक शख्स ने कांवड़ के जल में थूक दिया, जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा काट दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंशुल शर्मा और उनकी बहन मुस्कान हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे थे। तभी उस्मान ने कांवड़ पर थूक कर उसे खंडित कर दिया। क्या हुआ था? मैंने थूक दिया था जी। क्या हुआ था? सही पूरा बताओ। आपने थूक दिया था ना। आप विश्राम कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? विश्राम नहीं कर रहे थे, चल रहे थे। चल के मैं मुंह धो रही थी लड़के के नीचे, भाई की कावड़ थी, साथ ही थे ये जिनकी कावड़ थूका है। अच्छा, कितने लीटर की कावड़ थी आपकी? एक से। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। खुद आला अधिकारी ग्राउंड पर पहुंच गए। कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया गया। साथ ही आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशा क्या थी इसकी, उस्मान की? अभी इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये मूक बधिर है, इसलिए इसमें जो साइन लैंग्वेज वाले जो इंटरप्रेटर होते हैं उनकी सहायता लेके और उससे गंभीरता से डिटेल में पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें मंशा होगी उसके अनुरूप उसमें सुसंगत धाराओं को तरमीम करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने आरोपी पर एक्शन लिया। साथ ही आरोपी से वीडियो कॉल पर कांवड़ियों से माफी भी मंगवाई और कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से दूसरी कांवड़ भी मंगवाई, जिसके बाद कांवड़िए बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ गए। और दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में आजादपुर टर्मिनल के पास फायरिंग हुई है। इस दौरान आजादपुर एमसीडी कॉलोनी में रहने वाले एक नाबालिग को गोली लगी है। अस्पताल नजदीक उसको रेफर कर दिया गया है, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल भी ले लिए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के आजादपुर टर्मिनल के पास नाबालिग पर सरेआम धड़ल्ले से गोलियां चलाई गई हैं। कई राउंड की गोलियां चलाई गई हैं। कल रात करीबन 10-10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब नाबालिग युवक अपने परिवार के साथ इसी स्थान पर मौजूद था, जब कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। आप देखिए यहाँ पर निशान भी चिन्हित किए गए हैं। पुलिस द्वारा कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है। पुलिस ने जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जो नाबालिग युवक है वो गंभीर रूप से घायल है, उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, उसको ट्रामा में रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग हैं और क्या वजह है गोलियां चलाने की, इस बात की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस को जैसे ये सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर पहुंची और सभी तथ्यों की तलाशी यहां पर की गई। वहीं इलाके से इस पूरे वारदात से दहशत फैली हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी। गुजरात के सूरत में एक बड़ा लूटकांड हुआ है। 4 लुटेरे एक ज्वेलरी शोरूम में घुसे, 2 बैग में कैश और गहने भरे और फिर रफूचक्कर हो गए। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लेकिन ऐन मौके पर पब्लिक ने घेर लिया। फिर क्या हुआ,
हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लुटेरे 4 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लुटेरे भागते हैं तो 2-3 लोग उनका पीछा भी करते हैं। थोड़ी देर बाद पब्लिक भी दौड़ती है। चार में से 3 लुटेरे फरार हो जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता है। फिर जनता ऑन रोड लुटेरे पर टूट पड़ती है। इतनी बुरी तरह से पिटाई होती है कि लुटेरा अधमरा हो जाता है। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां लूट की बड़ी वारदात हुई है। सोमवार रात करीब 8:30 बजे का वक्त भीड़ भाड़ से भरे सचिन बाजार में रोज की तरह हलचल थी। श्रीनाथ जी ज्वेलर्स में भी कस्टमर्स की भीड़ थी। इसी बीच 4 डकैत शोरूम में दाखिल होते हैं और पिस्टल के दम पर ज्वेलरी शोरूम में मौजूद लोगों को कॉर्नर पर ले जाते हैं। फिर कैश और गहने 2 बैग में भरते हैं। दुकान के मालिक आशीष भाई महेश भाई राजपुरा विरोध करते हैं तो उनकी छाती में एक गोली दाग देते हैं, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो जाती है। 4 आरोपी फायर आर्म्स के साथ में आए और जो ज्वेलरी शोरूम है उसमें एंटर किया और वहां जाके उन्होंने वहां से लूट करके वहां से भाग रहे थे। तो उसमें से जो ज्वेलरी का शोरूम है उन्होंने, उनके जो ऑनर है उन्होंने प्रतिकार किया। तो प्रतिकार में ये आरोपी है उन्होंने 3 राउंड फायर किया है, जो अभी प्राथमिक अपने को जो विगत मिल रही है उसके मुताबिक। तो 3 राउंड फायर किया है, तो उसमें से 2 राउंड जो 2 बुलेट लगी है वो इसके जो ऑनर है आशीष भाई महेश भाई राजपुरा, उनके छाती के भाग में ये बुलेट लगी है। और उसके अलावा एक दूसरा भी जो एक पब्लिक का आदमी था, उसका नाम है नाजिम शेख, उसको भी एक पैर में एक गोली लगी है। लूट को अंजाम देकर चारों बदमाश शोरूम से भागते हैं, लूट के गहने और रुपए 2 बैग में भरकर। तभी दुकान से स्टाफ लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। पब्लिक भी उनके पीछे भागती है। इसी दौरान एक लुटेरा भीड़ में फंस जाता है। लुटेरे पर पब्लिक टूट पड़ती है। लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई होती है, जिससे वो अधमरा होकर गिर जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है और भीड़ के चंगुल से लुटेरे को बचाती है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। ये 4 आरोपी जो भागे थे उसमें से एक आरोपी को पब्लिक ने पकड़ लिया है और उसको मारा है। तो उसके हिसाब से उसको हेड इंजरी, सीरियस हेड इंजरी हुई है। 3 आरोपी भाग गए हैं। ये तीनों आरोपी को पकड़ने के लिए सूरत शहर की क्राइम ब्रांच, स्थानिक पुलिस स्टेशन और अलग अलग टीम कार्यरत है। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। पकड़े गए बदमाश के होश में आने का भी इंतजार है ताकि कोई लीड मिल सके। लेकिन इस वारदात में ज्वेलरी शोरूम के मालिक आशीष भाई राजपुरा की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में हथियार बंद बदमाश आखिर घुसे कैसे। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कट्टा पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश आखिर पुलिस की चेकिंग से बच कैसे गए। फिलहाल लूट की इस वारदात के बाद सूरत के कारोबारी दहशत में हैं। धर्मांतरण का धंधा, वो भी बाबा की यूपी में। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो उसका होगा क्या। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको इसका हश्र भी दिखाएंगे। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने सारे खटकर्मों का खुलासा हुआ है तो यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। झांगुर बाबा और उसकी चेली नसरीन दोनों को दबोच लिया गया है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। बाबा का बुलडोजर चला, तब जाकर झांगुर बाबा की सल्तनत समाप्त हुई है। इस वक्त की एक और अपडेट आ रही है। झांगुर बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। करीबी नसरीन के घर भी चला है बुलडोजर। बलरामपुर में नसरीन का आलिशान बंगला जमींदोज हो गया है। 6 बुलडोजर लेकर यूपी पुलिस के बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। धर्मांतरण के खेल में जेल जा चुका है झांगुर और नसरीन। धर्मांतरण का खेल, वो भी यूपी में। जबरन या लालच देकर इस्लाम कबूल करवाने की हिमाकत, वो भी यूपी में। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के कारनामे खुले तो योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन सलाखों के पीछे है और अब बुलडोजर भी अपना काम कर चुका है। मतलब बाबा के राज में कोई जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कैसे अधर्म वाला धंधा चला सकता है। बलरामपुर के अतरौला में छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुलडोजर यहाँ पर ये मकान गिरा रहे हैं और मलबा पूरा दिखाई दे रहा है। आलीशान मकान था ये भी और बगल में कोठी है जो छांगुर बाबा की है। दरअसल नीतू जो है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो छांगुर बाबा है उसे नीतू, उसके पति नवीन और उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया था और नीतू जो है नसरीन हो गई थी। अंगूठी का नग बेचने वाला जमालुद्दीन इतना शातिर निकला कि उसने पूरी की पूरी सल्तनत ही बसा ली थी। यूपी के बलरामपुर का ये बंगला भले ही नीतू रोहरा उर्फ नसरीन का है, लेकिन इसकी बुनियाद छांगुर बाबा की दौलत से खड़ी है। हिंदू लड़कियों को फंसाकर इस्लाम कबूल करवाने वाली ये जोड़ी अब जेल में है और अब इनका आलीशान बंगला भी अधकचरा हो चुका है। बलरामपुर की उतरौला तहसील है और इसी तहसील में छांगुर बाबा का साम्राज्य फैला हुआ था। आलीशान साम्राज्य है, ये कोठी है और ये सामने घर जहाँ पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। हालांकि कागजों में ये नीतू के नाम पर है। नीतू यानी नसरीन, ये सिंधी परिवार था। नीतू, उसका पति नवीन और बेटी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका धर्मांतरण छांगुर बाबा ने कराया था और उसके बाद नाम बदल दिया था। उसी नीतू के नाम पर ये घर है। ये जहां हम खड़े हैं ये भी नीतू के नाम पर है। ये पीछे वो मज़ार है। ऐसा बताया जाता है, यहाँ गांव के लोग, कैमरे पे तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन बता रहे हैं कि कुछ साल पहले छांगुर बाबा यहीं पर स्टोन्स बेचने का काम करता था। जो अंगूठी में स्टोन लगाए जाते हैं उनको बेचता था और उसके बाद वो मुंबई चला गया था। मुंबई के बाद यहाँ आया और पिछले 1-2 साल में उसके बाद उसके पास काफ़ी पैसा हो गया था। तो पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत आलीशान है। एक कस्बे में इस तरह का घर होना थोड़ा मुश्किल है। छांगुर बाबा का शातिराना अंदाज एकदम जुदा था। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण उसका मेन एजेंडा था। इस काम में नीतू उर्फ नसरीन साथ देती थी। दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगी राज में अवैध धर्मांतरण का ये बड़ा रैकेट बर्बाद हो चुका है। बलरामपुर के उतरौला में हुए बुलडोजर एक्शन की एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ 6 बुलडोजर्स लगाए गए। इतने आलीशान बंगले को गिराने के लिए पूरा का पूरा अमला जुटा। पूरी प्लानिंग के साथ बुलडोजर एक्शन किया गया। इसी बंगले के पास एक मजार है जिसके बाहर छांगुर बाबा नग बेचा करता था। फिर मुंबई चला गया और वहां से लौटकर धर्मांतरण का धंधा शुरू कर दिया। छांगुर बाबा ने इसके लिए चुना भी तो योगी बाबा के राज्य को, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोजर लगाए हुए हैं। छांगुर बाबा और उसकी चेली नीतू दोनों शातिर तरीके से काम को अंजाम देते थे। अलग अलग जातियों की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ये दोनों कैसे काम करते थे, क्या था धर्मांतरण का इनका तरीका, ये भी समझिए। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है। ये बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला है। खुद के पीर होने का ये अक्सर दावा किया करता था। पहले लोगों को अंगूठी और नग बेचा करता था। फिर शिजर तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी। यूपी पुलिस ने छांगुर बाबा पर 50,000 का इनाम भी रखा था। नीतू उर्फ नसरीन बाबा की मदद करती थी। लव जिहाद और ब्रेन वॉश के जरिए ये धर्मांतरण का खेल खेलते थे। पैसों का लालच और धमकी भी दिया करते थे। छांगुर और नसरीन का खेल जब सामने आया
तो हर कोई हैरान रह गया। बलरामपुर के इस आलीशान बंगले पर जब नजर पड़ी तो सबके होश फाख्ता हो गए। यूपी पुलिस एक्शन में आई और दोनों गुरु चेली को धर दबोचा। फिर बारी थी बंगले पर बुलडोजर प्रहार की। अब वो भी पूरा हो चुका है। ये पूरा अभियोग एटीएस में पंजीकृत हुआ था। एटीएस के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी। एटीएस के द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर पूर्व में गिरफ्तारी की गई, बाद में छांगू शाह की भी गिरफ्तारी की गई है। ये जो आप बगल में आप जो डिमोलिशन चल रहा आप देख रही हैं, ये पहले भी नोटिस दिया गया था। बाकायदे तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। ये बंजर की भूमि है और अवैध रूप से अपने रसूख के बल पर इसको कब्जा करके और इसमें अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के आधार पर इसको निर्मित किया गया था। पुलिस और आला अधिकारियों की पूरी फौज कार्रवाई के दौरान मौजूद थी। डीएम, एसएसपी, एएसपी, डीएसपी सभी मॉनिटर कर रहे थे। छांगुर बाबा की सल्तनत को कैसे ध्वस्त करना है इसका निर्देश दे रहे थे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर अब सलाखों के पीछे है। उसकी चेली नीतू उर्फ नसरीन भी कानून की गिरफ्त में है। रही सही कसर भी पूरी हो चुकी है। योगी बाबा के राज में धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल हो जाए और बुलडोजर शांत रहे, भला ये कैसे हो सकता था? आखिरकार 6 बुलडोजरों ने छांगुर बाबा की सल्तनत जमींदोज कर दी। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी हिंदी विरोध के नाम पर अपना सियासी साम्राज्य खड़ा करने में जुटी है। मराठी और हिंदी के नाम पर महाराष्ट्र में लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी मकसद से एमएनएस ने आज मुंबई में मीरा रोड इलाके में एक मार्च निकाला। पुलिस ने एमएनएस को मार्च की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता अपनी शक्ति प्रदर्शन पर अड़े हुए थे। फिर इस दौरान क्या कुछ हुआ, देखिए तस्वीरों के साथ डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में। मुंबई में मराठी और हिंदी को लेकर घमासान बढ़ गया है। मुंबई की सड़कों पर संग्राम मचा है। एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस सड़कों पर तैनात है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ चल रही है। गिरफ्तारी के बावजूद मीरा भयंदर इलाके में भारी प्रदर्शन हुआ है। सवाल है कि आखिर मीरा भयंदर इलाके में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसका जवाब बेहद सिंपल है। एमएनएस के नेता मराठी के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। मराठी भाषा के नाम पर आज मार्च निकालने का ऐलान किया था। मार्च मराठी स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले होना था, लेकिन पुलिस ने इस रूट पर मार्च को इजाजत नहीं दी। पुलिस ने जब मार्च की इजाजत नहीं दी तो एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि लोगों को बसों में डिटेन करके ले चालणार नाही, मराठी माणसाचा वेळोवेळी विरोध झालेला आहे। यहाँ पर लोगों को बसों में डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है और एक एक करके बस जो है वो पुलिस की बस आगे आती है और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, आप यूं समझिए कि यहाँ पर आगे से लेकर पीछे तक आप देखिए कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आम नागरिकों को और प्रदर्शनकारियों को संभाल पाना या उन्हें पहचान पाना पुलिस के लिए एक चुनौती भरा काम है। पुलिस ने एक बस में डिटेन किया, अब वहीं पीछे दूसरी बस आकर लग गई है। एक बस यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई है, अब दूसरी बस में जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, उन्हें एक एक करके डिटेन किया जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा। आप देखिए यहाँ जो चौक है, मेन चौक पर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक एक कर, अब देखिए ये पूरी जो लॉबी है, जो पूरी मराठी मोर्चे की जो लॉबी है, जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करके लाकर
बसों में भरा जाएगा और एक बार फिर से इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में अभी मराठी और हिंदी का विवाद गरमाया हुआ है। इस मुद्दे ने ठाकरे बंधुओं को एक साथ ला दिया है। 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच पर आए और महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने का विरोध किया, लेकिन दोनों के एक साथ मंच साझा करने से पहले ही राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी के नाम पर गुंडागर्दी शुरू कर दी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर मीरा रोड में एक दुकानदार की पिटाई कर दी। जोधपुर स्वीट शॉप चलाने वाले 48 साल के बाबुल चौधरी को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए पीट दिया था कि उन्होंने मराठी में बात नहीं की थी। इसके विरोध में मीरा रोड इलाके में व्यापारी समाज ने प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला। पिछले गुरुवार को अपनी दुकानें बंद रखी। इस वक्त जो मीरा भाईंदर के लोग हैं, मराठी लोग हैं, उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। जैसे ही पुलिस ने 300 से 400 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उसके बाद अचानक से एक जो पूरी भीड़ है मराठी समुदाय की, मराठी मोर्चा में जो लोग शामिल होने के लिए आए थे, वो एक साथ बाहर निकलते हैं। और अब आप देखिए कि आगे से लेकर पीछे तक जो रूट था, यानी कि पुलिस ने पहले ही मना किया था कि इस पूरे प्रोटेस्ट को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है फिलहाल यहाँ पर कि पुलिस को अब अनुमति देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ आगे पीछे आपको नजर ही नहीं आएगी। यहाँ जिस तरह से भीड़ आगे बढ़ रही है वो दिखाएं। यहाँ पर मराठी समुदाय के जो लोग हैं वो इस वक्त आए हैं और अपनी भाषा का जो विषय है, मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आपको सुबह हिरासत में भी लिया गया? यस, हाँ, बेमतलब का हिरासत में लिया जाएगा। अभी हम लोग को 1 बजे तक छोड़ दिया गया, इसलिए हम लोग वापस पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया मतलब 3 घंटा 10 o'clock को मुझे अरेस्ट किया था विदाउट एनी रीजन, और उन्होंने मुझे अंदर लेके गए, बिठाया और 3 घंटे के बाद छोड़ दिया। इसलिए अभी वापस पुलिस स्टेशन में हम लोग शामिल हो गए। एमएनएस को मराठी का ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर सवार होकर वो फिर से महाराष्ट्र में अपनी सियासी ताकत हासिल करना चाह रही है। इसलिए पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई की, फिर आज उसी जगह पर मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पहले से अलर्ट महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई बवाल होने ही नहीं दिया। एमएनएस का आज का मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने एमएनएस के ठाणे पालघर के अध्यक्ष अविनाश जाधव के मीरा भाईंदर इलाके में 24 घंटे तक एंट्री पर रोक लगा दी। सुबह 3:30 बजे अविनाश जाधव को उनके घर से हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता मीरा भाईंदर रोड पहुंचे, पुलिस की रोक और तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बीच प्रदर्शन किया। पूरा इलाका एमएनएस कार्यकर्ताओं के झंडों से पट गया। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन सुबह पीक आवर्स में करना, आप समझ सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पुलिस की तरफ से आह्वान किया जा रहा है और भीड़ जो है अब वो एक साथ एक जगह चौक की तरफ आती हुई आपको नजर आएगी। पुलिस की जो टीम है वो भी डिटेन करने के लिए अब यहाँ से आगे बढ़ रही है। यहाँ आप देखिए कि जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी पुलिस के नियमों का, पुलिस ने जो आह्वान किया था उन नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और यही कारण है कि इन्हें अब हिरासत में लिया जा रहा है। जोधपुर स्वीट्स, जिस जगह पर यहाँ पर मारपीट हुई थी मारवाड़ी समुदाय के कारोबारी से, उसी जगह पर यह आह्वान किया गया था कि यहाँ पर मराठी मोर्चा निकाला जाएगा। ये मोर्चा मनसे के नेता अविनाश जाधव की तरफ से निकालने के लिए कहा गया था और उसके बाद शाम को देर रात को ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एमएनएस ने ऐलान किया था कि अब वो मीरा रोड पर उसी जगह से मराठी स्वाभिमान मार्च की शुरुआत करेगी जहां दुकानदार की मराठी नहीं बोलने पर पिटाई हुई थी, और मार्च का समापन बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता के दफ्तर पर होगा। नरेंद्र मेहता ने पिछले सप्ताह दुकानदार की पिटाई के विरोध में व्यापारियों का बंद बुलाया था, लेकिन पुलिस ने इस रूट पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि एमएनएस को मार्च निकालने से नहीं रोका गया, केवल उस रूट पर मार्च नहीं निकालने को कहा गया था। किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडamant थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है।
मीरा भाईंदर पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि ये रूट काफी संवेदनशील है और यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने 100 से ज्यादा MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मना किया था, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए, कार्यकर्ताओं ने बात नहीं सुनी, क्या कहेंगे? इसमें उनको शायद वो मैसेज गया नहीं था कि ये परवानगी नकार दी गई है, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ लोग आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि जो रैली है या मोर्चा जो है उसको परवानगी हम लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि आप उसका रूट थोड़ा चेंज कर दीजिए, और रूट चूँकि चेंज उन लोगों ने करने के लिए तैयार नहीं हुए, थोड़ा सा वादग्रस्त एरिया था, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे परवानगी उसकी रिफ्यूज़ की। कुछ लोगों ने ऐसा एक अफवाह जैसी फैलाई है कि यहाँ पे पहले जो व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था उसको परवानगी दी गई, हमको नहीं दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको परवानगी नहीं दी गई थी। उनके ऊपर में जो लोग रास्ते पे आए थे उनके खिलाफ में हमने FIR किया है। सर, पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी है कि सोशल मीडिया हो, इसके अलावा मीडिया के भी जो क्लिप्स हैं उन्हें आधा अधूरा काट कर फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अशांतिपूर्ण माहौल है फिलहाल यहाँ पर, किस तरह की स्थिति है? क्योंकि हमने देखा कि सभी को हिरासत में लिया गया है, पूरी तरह से सब कुछ शांत नजर आ रहा है, तो ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पर नैरेटिव बना रहे हैं उनको क्या कहें? हम लोग सोशल मीडिया से हमने एक्टिव करके रखा है एंड वी आर वॉचिंग देम एंड वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। सर, अब तक कितने कार्यकर्ताओं को या लोगों को हिरासत में लिया? 100 कितने सर? 100। मराठी के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। उनके निशाने पर बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। ठाकरे ब्रदर्स मराठी मानुष के सवाल पर एकनाथ शिंदे को घेर रहे हैं। इसका असर एकनाथ शिंदे की पार्टी पर नजर आ रहा है। महायुति में फूट नजर आ रही है। मराठी मोर्चा को इजाजत नहीं मिलने से शिंदे सेना खफा नजर आई। शिंदे गुट कोटे के मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि पुलिस एक पार्टी की तरफ से काम कर रही है। अगर व्यापारियों के मोर्चे को इजाजत दी गई तो मराठी लोगों के मोर्चे को क्यों नहीं दी जा रही है? मराठी एकीकरण समिति के लोगों ने मोर्चा के लिए परमिशन मांगी थी, पुलिस को उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। 4 दिन पहले कुछ व्यापारियों ने मीरा भाईंदर के एक मोर्चा निकाला था और शांतिपूर्ण मार्ग से निकाला था। वो मोर्चा यशस्वी हो गया। उसके बाद में उन्होंने निवेदन भी दिया। वातावरण बहुत ही शांत हो गया था। मराठी एकीकरण समिति के जो मोर्चा है उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे, वो भी उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण गए थे, मगर कल से जो पुलिस की भूमिका है एक उनसे तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभी निवेदन भी दे रहा हूं कि ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में चलता रहेगा तो कानून और सुव्यवस्था का अगर बोझबारा उठता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।